चलिए सभी गुड आफ्टरनून, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जल्द से जल्द आ जाइए सभी लोग, टाइम हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर पे। ठीक है, करंट अफेयर का जो मैं टॉपिक लेके चल रहा हूँ, जो सीरीज लेके चल रहा हूँ, उसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जल्द से जल्द आ जाइए, टाइम हो चुका है। और जो भी क्वेरी हो, जो भी कुछ कहना हो, टेलीग्राम पे ऑलरेडी आप लोग मैसेज कर ही देते हैं। तो करंट अफेयर का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये है लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का ही यूट्यूब का चैनल है, और इस चैनल पे सभी का स्वागत है। लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है यूट्यूब का। क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी विद अस, जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, चाहे क्वालिटी कंटेंट है, चाहे ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। अनअकैडमी के बारे में तो खैर आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते ही हैं। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप क्लास ले सकते हैं। आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा, जैसे मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, सीधा प्रसारण जिसे कहते हैं। स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलेंगे, जो कोर्स होंगे आपके स्ट्रक्चर फॉर्म में होंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास चलेगा। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री चलेगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी चलेगा, पॉलिटी है तो पॉलिटी चलेगा, मतलब प्रॉपर तरीके से आपका क्लास चलेगा। लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा। टेस्ट और क्विज का मतलब क्या होता है कि टेस्ट और क्विज देके जो भी क्वेरी है, जो भी एरर्स है, जो भी कमियां हैं, उसको दूर करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए टेस्ट और क्विज जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही जो है फाइनल डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचाएगा भी। इसलिए टेस्ट और क्विज अपना देते रहिए आप लोग, ये भी मिलेगा आपको। और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या होता है? सपोज दैट किसी कारणवश मान लीजिए आप लाइव क्लास नहीं भी कर पाते हैं, तो जो भी लाइव क्लास होगा किसी भी एजुकेटर का जिसको आप लोग फॉलो करते हो, वो लाइव क्लास उनके मोबाइल में, आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा, और आप कितनी बार भी चाहे अनलिमिटेड एक्सेस आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ये भी चीजें हैं। इंडिया के जितने भी टॉप 100 एजुकेटर हैं यूपीएससी सीएससी के फील्ड के, वो सारे एजुकेटर ऑलरेडी अवेलेबल ही हैं। और ये अनअकैडमी का ऐप है, जिसे गूगल के प्ले स्टोर से या एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग डाउनलोड न किए हो, वो डाउनलोड कर लें। ये मेरे बारे में है, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, और मैं आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। फिलहाल करंट अफेयर चल रहा है और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। जैसे ही मैं स्पेशल क्लास में लूंगा, दिन में 11 बजे 11 AM स्पेशल क्लास होगा, अनअकैडमी के ऐप पर वो क्लास होगा। और जैसे नेक्स्ट क्लास होगा, मैं टेलीग्राम, ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगा, तो इसलिए टेलीग्राम आप लोग फॉलो करते रहिए। अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे देना होता है, वो अनअकैडमी के टेलीग्राम जो लिंक है, अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से जो है, उसको फॉलो करते रहिए। उसी पे सारा इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, क्लास की टाइमिंग, डेट, पीडीएफ, सब कुछ उसी पे आपको मिलेगा। इंडिया के जितने, जैसे मैंने कहा कि सब्सक्रिप्शन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे प्लस, 2 तरह के प्लान है इसके। यूपीएससी सीएससी जीएस सब्सक्रिप्शन के 2 तरह का प्लान है, एक प्लस है, दूसरा आइकॉनिक है। प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है, 1 महीने का भी है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का। मुझे जहां तक लगता है कि यूपीएससी की तैयारी में 1 ईयर 1 प्लस पॉइंट, मतलब 1 से 1.5 2 साल तो लगते ही लगते हैं। अगर मैं 1 ईयर की फी के बारे में बात करूँ, 50,500 चार्जेस हैं आपके, सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं 1 ईयर के। ये कोड है PJ01, इस कोड का यूज कीजिए और 10% डिस्काउंट हो जाएगा। और 10% डिस्काउंट के बाद 44,550 रुपये आपके चार्ज लगेंगे। और एक चीज और बता दो कि आने वाले समय में इस करंट अफेयर के साथ साथ मैराथन सेशन भी चलेगा। ठीक है, तो मैराथन सेशन जरूर अटेंड कीजिए आप लोग। मॉडर्न हिस्ट्री का भी मैराथन होगा आपका, और आपका करंट अफेयर का भी मैराथन होगा। ठीक है, पूरे 6 महीने का मैराथन लेके चलूंगा करंट अफेयर का। तो उसको फॉलो कीजिए, बहुत जल्द मैं लॉन्च करने वाला हूँ। और स्ट्रेटजी पे भी बात करूंगा कि कैसे हम समय कम बचा हुआ है, कैसे हम प्रीलिम्स को क्वालिफाई करें, या 2021 में जो लोग पेपर दे रहे हैं, या 2022 में दे रहे हैं, या 23 में दे रहे हैं, तो क्या अप्रोचेस होना चाहिए, किस किताबों को फॉलो करना है, कैसे पढ़ना है, उस पे भी हम लोग बात करेंगे आने वाले समय में। तो ये देख लीजिएगा, ये कोड कहीं पर भी यूज किया जा सकता है, PJ01। इसमें लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, और स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। लाइव क्लास जैसे मैंने सीधा प्रसारण कहा, और सीधा प्रसारण का मतलब ये भी है कि अगर किसी कारणवश क्लास नहीं भी करते हैं, तो अनलिमिटेड एक्सेस क्लास उसको कई बार देख भी सकते हैं। दूसरा प्लान है आपका आइकॉनिक का प्लान है, ये भी 1 ईयर का है, 2 ईयर का है और 3 ईयर का है। जो 1 ईयर का चार्ज है 69,500 है, इसमें कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट हो जाएगा। 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज पे करना है, 62,550 आपको पे करना होगा। इसमें देखिए 4 चीजें मिलेंगी, इसमें ये चारों बेनिफिट आपको मिलेगा, जैसे लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल। ये तो ऑलरेडी प्लस वाला तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। इसके साथ ही साथ आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेंगे, और पर्सनली आपको फीडबैक दिया भी जाएगा। तो ये भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ये है ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन के बारे में, वैकल्पिक विषय जिसे कहते हैं। ये 1 महीने का भी है, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का है। जो 1 ईयर का चार्ज है 27,500 है। ये कोड है PJ01, इस कोड का यूज कीजिए और सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट पाइए, और आपका जब आफ्टर सब्सक्रिप्शन कितना लगेगा, 24,750 रुपये आपको पे करना होगा वैकल्पिक विषय का।
और आपको पता है कि 2021 का प्रीलिम्स भी स्टार्ट होने वाला है, जो कि नया साल आ ही चुका है। 2022 का भी पेपर होगा, 23 में भी होगा। तो जिनको 21 में पेपर देना है, 22 में देना है और 23 में देना है, देखिए 4 तारीख को कई सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। 4 जनवरी से 28 दिसंबर को भी हुए थे, 4 जनवरी को बैच हुए हैं। देखिए यहाँ पे 6 महीने का, जो जून में जो आपका पेपर होने वाला है, तो मतलब 6 जून नहीं है, ये 11 जून को पेपर आपका होने वाला है। तो ये देखिए आपका 6 महीने का बाइलिंगुअल बैच है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप क्लास कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी का बैच है, इंग्लिश का बैच है। अगर किसी को 2022 में देना है तो वो भी देखिए 1 ईयर का बाइलिंगुअल बैच है। दोनों कॉम्बो है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों बात होगी इसमें। वो हिंदी का भी बैच है, इंग्लिश का भी बैच है। और देखिए 2023 जिसको देना है, मतलब 2 साल बाद जिसको देना है, तो उसके लिए भी कई सारे बैचेज स्टार्ट कर दिए हैं। बाइलिंगुअल भी होगा, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो आप किसी में भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं और कोड यूज कर सकते हैं PJ01, जिसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। और भी देख लीजिए यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस ऑप्शनल का कॉम्बो दोनों का लेके चला गया है। देखिए यहाँ पे प्लस जीएस भी है और यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल है, दोनों का मर्ज करके प्लान लाया गया है। उसमें देख लीजिएगा लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज है, इंस्ट्रक्टर कोर्सेज है, अनलिमिटेड एक्सेस है, ये सारा डिटेल मिलेगा। ऐसे ही आइकॉनिक में भी आपका है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल लेते हैं प्लस वाला और जीएस लेते हैं आइकॉनिक वाला, तो जो आपका चार्ज लगेगा 1 ईयर का लगेगा 88,705। ये कोड है, इसका यूज कर लीजिएगा, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे 2 ईयर का है, ऐसे 3 ईयर का भी है। और सिर्फ मान लीजिए यूपीएससी सीएससी प्लस है, जीएस है और यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल अगर लेते हैं दोनों का प्लस वाला, तो आप देखिए 70,103 है, कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट आपका हो जाएगा। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण कुछ इन्फॉर्मेशन अनअकैडमी के बारे में। अब सीधे हम बात करते हैं सीधे मुद्दे के बारे में। तबीयत थोड़ा डाउन है, इसलिए धीरे धीरे लेके चलूंगा। तो आपको पता है कि 9 जनवरी का जो दिन है बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, और उसी पे मैं टॉपिक को भी स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जानते हैं कि 9 जनवरी का जो दिन है, हमारे महात्मा गांधी जी, बापू जी से कहते हैं महात्मा गांधी जी, ठीक है, वो भारत साउथ अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी के दिन 1915 को आए थे। और इसी उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जब से नई गवर्नमेंट आई है, पहले से भी मनाया जाता था, लेकिन जब से नई गवर्नमेंट आई है बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। और 9 जनवरी का दिन ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हमारे बापू जो हमारे गांधी जी थे, 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस, मतलब भारत वो आए थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस वहां पे मतलब भारत में मनाया जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये तो आप लोग को पता चल गया। और इस दिवस के द्वारा भारत के विकास में विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदायों के लोगों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। यानी कि जो लोग हमारे प्रवासी हैं, जो बाहर रहते हैं, अगर वो किसी भी फील्ड में वो काम करते हैं, उन भारतीय समुदायों के लोगों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, जिस चीज में वो पारंगत होते हैं, वहां पे जो काम करते हैं, यानी भारतीय समुदायों के लोगों की जो योगदान है वहां पे, उन योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस के द्वारा विदेशों में रहने वाले भारतीयों को उनकी जड़ों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। जड़ मतलब भारत, ओरिजिन है, भारत से ही गया है वो। तो जाहिर सी बात है, अपने ओरिजिन से जोड़ने के लिए, अपने जड़ों से जोड़ने के लिए, अपने रूट से जोड़ने के लिए, अपने देश से जोड़ने के लिए इसका आयोजन किया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ताकि जितने भी लोग हैं इसी बहाने कम से कम भारत आएंगे, जो भी टेक्नोलॉजी उन्होंने सीखा है वो भारत में योगदान अपनी टेक्नोलॉजी को दिखाएंगे, अपने बताएंगे भी, उसके बारे में बताएंगे। इसीलिए एक समूह बनाने के लिए, एक जितने भी देश के लोग हैं, जहाँ जहाँ काम करते हैं, जो हमारे प्रवासी भाई लोग हैं, उनको एक जगह संगठित करने के लिए, एकीकृत करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस, जैसे मैंने कहा कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन राष्ट्रपति पिता जो थे हमारे महात्मा गांधी, साउथ अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के लिए मनाया जाता है। मुद्दा सिर्फ एक ही है कि जितने भी हमारे भारतीय समुदाय हैं जो बाहर रहते हैं, उन समुदायों को एकीकृत करने के लिए, उनको सम्मान व्यक्त करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है, हर साल किया जाता है। और जिस दिन हमारे साउथ अफ्रीका से गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, उसके बाद सारी कहानी आप लोगों को पता ही है कि कैसे उन्होंने उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनके गुरु थे एमजी रनाडे साहब। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको सलाह दिया था कि गांधी जी आप किसी पार्टी से नहीं जुड़िएगा, और गांधी जी ने उनकी बात को माना, वो किसी पार्टी से जुड़े भी नहीं थे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि पहले भारत को जानिए, भारत को भ्रमण कीजिए। उन्होंने गाँव गाँव को जाना, घूमा 2 साल तक। उसके बाद आपको पता है कि चंपारण, अहमदाबाद, खेरा और पूरी की पूरी जो राजनीति है वो गांधी जी के इर्द गिर्द घूमनी चालू हो गई, ठीक है। क्योंकि इनके बारे में जो जो वो ऑलरेडी वो पहले जितना प्रयोग था उनका, जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने कर चुके थे, वो सारे प्रयोग जो थे ऑलरेडी वो भारत में, ऑलरेडी उनके आने के पहले उनके गुरु ने ऑलरेडी पॉपुलर बना दिया था उनको। और गांधी जी के बारे में क्या कहना, गांधी जी है तो सब कुछ है।
तो खैर यही सब चीजें हैं। तो 9 जनवरी 1915 का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जितने भी हमारे भारतीय समुदाय हैं उन समुदायों को एकीकृत करने के लिए इस दिन का आयोजन किया था, ताकि वो अपने जड़ से जुड़े। मतलब जड़ मतलब भारत से जुड़े, भारत के लोग जो बाहर रहते हैं, काम करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग काम करते हैं वहां पे रहते हैं, और जाहिर सी बात है हमारी जीडीपी में भी वो लोग योगदान करते हैं। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, हर जगह भारत के लोग आपको मिलेंगे, पूरे विश्व में भारत के लोग मिलेंगे। तो इसीलिए जो मैंने कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इसीलिए भी किया जाता है, ताकि वो लोग भारत आए, उन लोगों को सम्मानित किया जाए, और जिस फील्ड में मान लीजिए कोई भी उनको जो किसी भी फील्ड में अगर वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा अपनी टेक्नोलॉजी को बताना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, फंडिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर कोई कंपनी लगाना चाहते हैं तो वो भी वो कर सकते हैं। तो यही सब चीजें हैं जिसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915। इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत हुई थी 2003 से शुरू हुई थी। 2003 से शुरू हुई थी, पॉइंट बी नोटेड। और प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंह द्वारा की गई थी, कि भैया इनकी जो परिकल्पना जो की गई थी, संकल्पना जो की गई थी, जो स्वर्गीय हो चुके हैं, हमारे लोग के बीच में नहीं है, लक्ष्मीमल सिंह द्वारा, इसके द्वारा की गई थी। 2003 से इसको मनाया जाता है। तो ये जरूर ध्यान से रखिएगा कि कब से इसको स्टार्ट किया जाता है। प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया जाता है। देखते हैं क्या है। यह प्रवासी भारतीयों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है, जिसे कहते हैं प्रवासी भारतीय सम्मान। कि जो भी हमारे प्रवासी लोग हैं, जो माइग्रेट होकर प्रवासी जो हमारे हैं, जो बाहर रहते हैं, काम करते हैं, उनको दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। सर्वोच्च सम्मान है प्रवासी भारतीय सम्मान। और यह सम्मान अप्रवासी भारतीयों को, भारतीय मूल के व्यक्ति को, अप्रवासी भारतीय अथवा भारतीय मूल के लोगों द्वारा शुरू की संस्था को प्रदान किया जाता है। तो ये दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है। और यह पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्रों में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। वो कौन कौन से सेक्टर है जिसके लिए इनको पुरस्कार दिया जाता है, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो भारत की बेहतर समझ पहले होना चाहिए। तो बेहतर समझ कैसे? जैसे भारत के उद्देश्य तथा समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग करने के लिए दिया जाता है। भारत तथा विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत करना। ठीक है। भारत तथा विदेश में मानवीय अथवा सामाजिक परोपकार कार्य करना, और स्थानीय भारतीय समुदाय का कल्याण करना वहां पे, और परोपकारी कार्य करने के लिए जितने भी उद्देश्य हैं, इसी उद्देश्यों के लिए दिया भी जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। कि जो लोग बाहर रहते हैं, कम से कम एकजुट होकर रहेंगे, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के सुख दुख में वो लोग साथ देंगे। तो इन्हीं सब चीजों को देख लीजिएगा कि स्थानीय भारतीय समुदाय का कल्याण करना, ये परोपकारी कार्य करना, या भारत और विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदायों के बीच संबंधों को मजबूत करना, तो इन्हीं सब चीजों के लिए बेहतर समझ विकसित करने के लिए उनको सम्मानित किया भी जाता है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? प्रवासी भारतीय दिवस, चलिए चलिए यही सब चीजें हैं। किसी ऐसे क्षेत्र में ऐसा कार्य जिससे भारत का नाम रोशन हुआ हो, ये सब भी चीजें हैं। वर्तमान परिदृश्य देख लेते हैं कि वर्तमान में 31 मिलियन भारतीय विदेशों में रहते हैं। पॉइंट बी नोटेड, 31 मिलियन भारतीय। और 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, थोड़ा कमेंट करके हमको आप लोग बता दीजिए। तो 31 मिलियन भारतीय बाहर रहते हैं। इनमें से 13 जो मिलियन है पीआईओ जो है, भारतीय मूल के व्यक्ति, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसे कहते हैं, उसमें 13 मिलियन है। और 17 मिलियन एनआरआई जो अनिवासी भारतीय है वो उसमें इंक्लूडेड है। मतलब 30-31 मिलियन के आसपास जो भारतीय है वो विदेशों में रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि 13 मिलियन इसमें से पीआईओ है, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और 17 मिलियन जो है एनआरआई है, जो अनिवासी भारतीय है। ये दोनों रहते हैं वहां पे, भारत से बाहर रहते हैं। और भारत के प्रवासी नागरिकों की अवधारणा को 2006 में हैदराबाद में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। शुरुआत तो 2003 में परिकल्पना की गई थी सिंघवी साहब के द्वारा, लेकिन प्रवासी नागरिकों की अवधारणा को 2006 में हैदराबाद में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। तो इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए आपसे इससे इससे इर्द गिर्द पूछे, प्रवासी भारतीयों की क्या भूमिका है, या प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, कितने मिलियन लोग हैं जो बाहर रहते हैं, या उसमें कितने पीआईओ वाले हैं, कितने एनआरआई वाले हैं, तो इन सब चीजों को भी आपके पास डेटा होना चाहिए। कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वो 13 मिलियन है, और अनिवासी भारतीय जो है हमारे 17 मिलियन के आसपास है, यानी टोटल 30 और 31 मिलियन के आसपास भारतीय जो विदेशों में रहते हैं। और विदेशों में रहते हैं, और जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां आपको दिखाई देगी, हर जगह भारतीय ही मिलेंगे मैक्सिमम। उनकी आईटी फील्ड हो चाहे हर सेक्टर में भारतीय ही मिलेंगे आपको। और रिसेंटली आप लोग को मैंने खाड़ी देशों के बारे में बताया था, जीसीसी आप लोग को पढ़ाया भी था, तो आपको बताया था कि हमारे कितने ऐसे जो गल्फ कंट्री में लोग काम करते हैं, और हमारा उनका क्या रिलेशन है, ये भी ऑलरेडी आप लोग को पहले मैं इंटरनेशनल रिलेशन में रिसेंटली आप लोग को पिछले लेक्चर में बताया भी था। तो जो लोग मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, बेटा उस जाकर प्रीवियस ईयर का प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उस लेक्चर को देखिए आप। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जैसे मैंने जीसीसी का खाड़ी देशों के बारे में बताया मैंने, तो उसको कम से कम जाके आपको प्रीवियस वीडियो भी देखना चाहिए। तो इन सब चीजों को देख लीजिएगा।
किसकी संकल्पना किसने व्यक्त की थी, कब से इसको शुरुआत किया गया था, आखिर क्या उद्देश्य है प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का, कब से इसको स्टार्ट किया जा रहा था, किसके लिए ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, आखिर उससे क्या बेनिफिट होगा। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं मैंने आप लोग को बता दिया है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा बेटा, ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम का लिंक से जुड़ जाइएगा। जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देना होता है मैं इसी टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है, हिमा कोहली बनी है तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। तेलंगाना, आपको पता है कि एक राज्य का दर्जा दिया गया है तेलंगाना को। तो आप मुझे बताइए, तेलंगाना के वर्तमान में सीएम कौन है, और तेलंगाना की राजधानी क्या है, और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है। ठीक है, तेलंगाना के गवर्नर कौन है, वहां की राजधानी क्या है तेलंगाना की, और वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है, थोड़ा कमेंट करके प्लीज आप लोगों को बताइए। कमेंट करके बताइए आप लोग। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हो कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हैदराबाद अलग है, तेलंगाना अलग है, और वहां की राजधानी क्या है, वहां के सीएम कौन है, वहां के गवर्नर कौन है, कम से कम इसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए। और वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, थोड़ा इसको कमेंट कीजिए। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट जुड़े हो, कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं देश में इस समय। आपको पता है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। अब मुझे आप बताइए कि कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश। हो सकता है किसी पेपर में देखने को आपको मिल जाए। तो हिमा कोहली जो बनी है तेलंगाना उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है हिमा कोहली। थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं। न्यायमूर्ति हेमा कोहली ने 8 जनवरी को तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिया था। चलिए आप लोग मुझे ये भी बताइए कि फर्स्ट आईपीएस लेडी कौन है, और वर्तमान में शायद वो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में कहूं तो शायद गलत नहीं होगा, इस समय वहां की उपराज्यपाल है। कोई है बता सकता है? फर्स्ट लेडी चलिए कौन है ये बता दीजिए आप लोग। तो हिमा कोहली बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पहली तेलंगाना की उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ लिया है, और उन्हें राज्य की राज्यपाल जिनका नाम है तमिसिलाई सुंदर राजन ने शपथ दिलाई है। जो मैं राज्यपाल का नाम आप लोगों से पूछ रहा था, उन्हें राज्य की जो राज्यपाल है सुंदर राजन ने उन्हें शपथ दिलाई है, क्योंकि राज्यपाल ही शपथ दिलाते भी हैं। इससे पहले हिमा कोहली दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत थी, और उन्होंने वर्ष 1984 में कानून का अभ्यास शुरू किया था, कानून का जो एक्सरसाइज होता है वो शुरू किया था, और 1999 से लेकर 2004 तक दिल्ली उच्च न्यायालय में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की अस्थायी सलाहकार और कानूनी सलाहकार भी रह चुकी है। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड पहले का बता रहा हूं मैं, हालांकि वर्तमान में जो है वही जानिए तो अच्छा है आप लोगों के लिए कि वर्तमान में हिमा कोहली जो है आपकी तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो इस चीज को जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी प्रीवियस क्या है वो छोड़ दीजिए कि वो क्या की है, कहाँ दिल्ली उच्च न्यायालय में थी कि किस उच्च न्यायालय में थी, बस जान लीजिए। लेकिन मेन चीज ये है कि अगर किसी तेलंगाना या किसी भी राज्य की कोई पहली अगर बनती है, चाहे महिला न्यायाधीश जो है, ये आप लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो हिमा कोहली साहब देख लीजिए इनको। 2006 में हिमा कोहली को दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, और 2007 में उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। ये पहले का उनका रिकॉर्ड है। वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में गवर्निंग काउंसिल की सदस्य के रूप में भी कार्यरत है वर्तमान में वो, और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के कोलिजियम ने 14 दिसंबर 2020 को सिफारिश की थी। आपको पता है कि कोलिजियम व्यवस्था की वजह से ये सब चीजें होती भी है। कई बार इसमें कोलिज्म को लेके ये सब चीजें बवाल भी मचा रहता है संसद में और उसमें। ठीक है, तो ये सब चीजें उस डिबेट में मैं नहीं आऊंगा। तो तेलंगाना उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है हिमा कोहली, उनको नियुक्ति जो है जाहिर सी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम ने 14 दिसंबर 2020 को ही किया था, और वर्तमान में राज्यपाल वहां के जो है सुंदर राजन साहब, उन्होंने इनको शपथ दिलाई है, और ये तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है, शपथ ग्रहण कर लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। यहाँ तो कोई डाउट किसी को?
हेमा कोहली ने न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान का स्थान लिया है, जो इसके पहले थे। राघवेंद्र सिंह चौहान साहब अब मुख्य न्यायाधीश के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय में स्थानांतरित हो गया है, ट्रांसफर उनका हो गया है। और न्यायमूर्ति अरुण कुमार गोस्वामी ने भी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। तो इनको भी आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, हो सकता है यही सब उठा के कोई क्वेश्चन पूछ दे। तो जो जिनका स्थान उन्होंने ग्रहण किया उनका नाम है राघवेंद्र सिंह चौहान। अब वो ट्रांसफर हो चुका है उनका, और वो चले गए हैं झारखंड उच्च न्यायालय में, हाईकोर्ट में चले गए हैं। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। और अरुण कुमार साहब जो है गोस्वामी जी, इस समय आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। तेलंगाना उच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए क्या है। तबियत थोड़ा डाउन है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं मैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। आपको पता है कि तेलंगाना एक राज्य के रूप में आया था, उभर के आया था 29वें राज्य के रूप में, लेकिन अब 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो जो लास्ट वाला था वो तेलंगाना ही था, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश अलग हुए हैं ना। कि जैसे जम्मू कश्मीर और जो पहले था, तो जम्मू कश्मीर पहले राज्य के रूप में था, अब तो उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। आपका जम्मू और कश्मीर और लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू और कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस समय वर्तमान में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप लोगों ने आंसर शायद नहीं बताया या बताया, जो भी है 28 राज्य हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जिसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। और दिसंबर 2018 में हैदराबाद उच्च न्यायालय के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और तेलंगाना उच्च न्यायालय में विभाजन के लिए एक नोटिस जारी किया गया था। और 1 जनवरी 2019 को यह अलग अलग उच्च न्यायालय में अस्तित्व में आए, यानी कि दोनों अलग अलग उच्च न्यायालय में अस्तित्व में आया। हैदराबाद अलग हो गया, तेलंगाना अलग हो गया। पहले एक ही में थे, बाद में धीरे धीरे उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो जैसे मैंने कहा कि हैदराबाद में इस समय जो अरुण कुमार साहब हैं वहाँ के चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है। और जो मैंने कहा कि हिमा कोहली जो है पहली महिला न्यायाधीश के रूप में ये शपथ ली है तेलंगाना उच्च न्यायालय की। इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अगला जो टॉपिक है ये भी देख लीजिए, क्योंकि आज बड़ा छोटा टॉपिक मैंने लेके चला हूँ, तबियत ठीक नहीं उतना। तो ग्रामीण स्कूलों के लिए स्मार्ट क्लासेज होना चाहिए। आपको पता है कि कल मैं बैग नीति पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो आज मैं थोड़ा-सा कुछ स्कूल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। ग्रामीण स्कूलों के लिए स्मार्ट कॉलेज भी होना चाहिए। आपने देखा ही होगा, अभी दिल्ली के शिक्षा मंत्री जो है वो चैलेंज किए थे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री को कि आइए हम बहस कर लेते हैं कि आपके स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। और हर चीज़ें जो देख रहे हैं आजकल स्मार्ट हो रहा है, स्मार्ट विलेज की बात की जा रही है, स्मार्ट शहर की बात की जा रही है, स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है। और रिसेंटली मैंने आप लोगों को ये भी पढ़ाया था, बैग नीति जो पढ़ाया था मैंने, कि बच्चों का जो वजन हो, जितना वजन है, मान लीजिए 20 किलो वजन है, तो उसका 10% से अधिक उसके कंधे का भार, मतलब बैग का भार जो है उसके कंधे पर नहीं होना चाहिए। ये सब मैंने आप लोग को बैग नीति में पढ़ाया था। और ये भी बताया था कि हर जो पानी का बोतल जो बच्चा लेके जाता है, जो थर्मस लेके जाता है, वो घर से पानी लेके नहीं जाएगा। स्कूल का मैनेजमेंट जो करता है, जो स्कूल का मैनेजमेंट देखता है, उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो स्कूल में पेयजल की व्यवस्था कराएं, ताकि कोई भी बच्चा जो है अपने घर से पानी लेकर ना आए। सरकार पूरी कोशिश कर रही है। और मैंने आप लोग को उसमें ये भी बताया था कि जितने भी टीचर हैं वो हर 3 महीने पे ऑडिट करें बच्चों का, कि बच्चों का वजन कितना है और बच्चों के वजन का भार जो उसके उस सर पे रखा गया है, जो उसकी पीठ पे रखा गया है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है। और तरह तरह के बच्चों की लंबाई देख लीजिए, या जो शारीरिक और बौद्धिक देख लीजिए शारीरिक बनावट कैसी हो गई है। तो सरकार ने उसके बोझ को कम करने के लिए ये भी कहा था कि आप डिजिटल लाइब्रेरी बनाइए, लाइब्रेरी का व्यवस्था कीजिए स्कूल प्रशासन को। ये सब मैंने कल वाले वीडियो में आपको पढ़ाया था। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो जाके प्रीवियस वीडियो देख लें, ताकि उससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो मान लीजिए कि ग्रामीण भारत की बात की जा रही है, आपने देखा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है, स्मार्ट सिटीज की बात की जा रही है, नए नए सिटी को बसाने की बात की जा रही है। और यहाँ तक कि हमारे सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत इतने सांसदों को गाँव को गोद लेने की भी बात की गई थी। तो जितनी भी बात की गई है, क्या धरातल पे वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इन सब चीजों को भी एनालिसिस जरूर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि इससे तो तरह तरह की आ ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, यूपीएससी का पेपर चल रहा है और भी बहुत सारी जगह पे स्टेट मेंस चल रहे हैं, कई जगह इंटरव्यू चल रहे हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो आपको पता ही है कि भारत गांव का देश है, ठीक है। और किसान आंदोलन पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ग्रामीण स्कूलों के लिए स्मार्ट क्लासेज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आज भी, खैर मैं क्या बोलूं, आज भी स्थिति आप लोगों को पता ही होगा, जिस लोग ग्रामीण परिवेश से होंगे, कि स्कूलों के कंडीशन, सरकारी स्कूलों का कंडीशन क्या है। मैं महानगरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ग्रामीण परिवेश की इस समय बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं टॉपिक ही स्टार्ट किया हूँ ग्रामीण स्कूलों के लिए स्मार्ट क्लासेज भी होना चाहिए। तो स्मार्ट क्लासेज के साथ साथ जो हमारे टीचर लोग भी हैं वो भी स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट इन द सेंस, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि स्मार्ट दिखने चाहिए, मैं इस पे नहीं आ रहा हूँ। स्मार्ट
क्लासेज का मतलब है कि स्मार्ट तरीके से उनको पढ़ाना भी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जो होंगे उत्तर भारत से, वो लोग इस बातों को, मेरी बात को समझ गए होंगे कि इशारा मैं किधर कर रहा हूँ। तो हाल ही में क्या है, जो हमारे शिक्षा मंत्रालय को, चलिए कि जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रामीण स्कूलों के लिए स्मार्ट क्लासेस के बारे में, कि गांव का लड़का हो वो सरकारी स्कूल में जाए, तो भैया उसको भी वो सारी मूलभूत सुविधाएं मिले जो उसको मिलना चाहिए, जो उसका वो हक है। क्योंकि जनता का टैक्स का पैसे का ही ये सारे लोग, जितने भी हमारे नेता हैं, चाहे जो भी लोग हैं, चाहे प्रशासन कोई भी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, या जनता का टैक्स के पैसे से ये लोग बैठे हुए लोग हैं। तो भाई उनका भी फर्ज बनता है, और बच्चों का भी है कि भाई हमको भी तो अच्छी सुविधाएं दीजिए मूलभूत, कि सिर्फ आप ही लोग लेके बैठेंगे। तो ग्रामीण स्कूलों में ये सब कहा गया है कि स्मार्ट क्लासेस भी होने चाहिए, ताकि अच्छी तरह से बच्चे विजुलाइज होकर सही तरीके से पढ़ सके, इंटरेस्ट उसके अंदर जगह पढ़ने का। क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि बैग नीति जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि आजकल इतना ज्यादा प्रोजेक्ट दे दिया जाता है बच्चों को, छोटे बच्चों का, उनका बैग का वजन तो देखिए। और ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए। आज वन क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है, टू क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, उसके बैग का वजन इतना ज्यादा है कि बच्चे का शारीरिक विकास तो हो ही नहीं पा रहा है, उसकी पीठ पे लाद दिया जा रहा है कि सारी किताबें लेकर आप आइए। इसलिए सरकार ने कहा है कि ऐसा आप लोग टाइम टेबल बनाइए कि बच्चे को भाई पूरा किताबें लेके आने की जरूरत ना पड़े। अगर कभी जरूरत पड़े तो भैया उसके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था कीजिए, बच्चा अपना किताब वहीं छोड़ के जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ले आने की, ढोने की उसे कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। और मैंने ये भी आपको बताया था कि बेटा पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उसका ऑडिट होना चाहिए, उसके घर वालों को भी बताना है हर 3 महीने पे। तो देखिए ये सब चीजें तो सरकार के द्वारा नियम कानून तो बहुत सारे बनाए गए हैं। देखते हैं धरातल पर कब उतरता है, उतर जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं टॉपिक को इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि जो मैं कहा आपसे कि मैं स्मार्ट शहर होना चाहिए, स्मार्ट गांव होना चाहिए, स्मार्ट सब कुछ होना चाहिए, तो क्या वर्तमान में अगर मान लीजिए कोई ऐसे में ही अगर कोई क्वेश्चन आए, तो क्या ग्रामीण स्कूलों में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए? क्या हर जगह के ग्रामीण स्कूलों का हाल यही है? तो इन सब पे भी डिबेट होना चाहिए। तो इसी पे मैं बात कर लेता हूँ, करते हैं बात। हाल ही में रेलटेल ने शिक्षा मंत्रालय को केंद्र सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण स्कूलों को स्मार्ट कॉलेज से जोड़ने की योजना का प्रस्ताव दिया है। तो खैर सरकार को तो प्रस्ताव चाहिए, और प्राइवेट गवर्नमेंट वाले तो देख ही रहे हैं कितना अच्छा है। बीएसएनएल, मेरा कितना प्यारा बीएसएनएल था वो, उसका तो अलग से नाम भी रखा गया था बीएसएनएल का। तो खैर कम से कम यही लोग हैं, कुछ लोग कर रहे हैं। तो हाल ही में रेलटेल ने शिक्षा मंत्रालय को केंद्र सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण स्कूलों को स्मार्ट कॉलेज से जोड़ने की योजना का प्रस्ताव दिया है। तो उन्होंने प्रपोजल तो दे दिया है कि भैया हम एकदम डिजिटल क्लास चलवाएं, कोई टेंशन ना लेना आप लोग। यह प्रस्ताव क्या हुआ कि दूरस्थ सरकारी स्कूलों में उच्च गति वाले ब्रॉडबैंड की पहुंच, बिजली उपलब्ध कराने और सीखने अर्थात इंटरनेट ऑफ थिंग्स से वातावरण से संबंधित है। तो मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट और प्राइवेट वाले तो करते चले गए, मतलब गवर्नमेंट वाले तो करते चले गए, अब तो जियो दन दनादन आ गया है। तो अगर सरकार ने उन चीजों पर ध्यान दिया होता तो शायद ये सब चीज स्थिति नहीं आती। लेकिन खैर मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा, कि गांव का जो बच्चा है अगर वो डिस्टेंस लर्निंग से भी पढ़ाई करना चाहता है, मतलब दूरस्थ सरकारी स्कूलों में भी स्मार्ट कॉलेज अगर रहेंगे, स्मार्ट तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जैसे हम लोग ऑनलाइन आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आप गांव के किसी भी सुदूर क्षेत्र में बैठे हो, अगर आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास इंटरनेट है, तो आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, कहीं महानगर जाने की किसी को जरूरत नहीं है। और वैसे भी कोरोना महामारी में आप देख रहे हैं, अब तो बर्ड फ्लू का भी एक आ गया चक्कर उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर भारत में शायद पेपर में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो यही सब चीजें हैं। तो ये बीड़ा जो उठाया है वो रेलटेल ने उठाया है, और शिक्षा मंत्रालय को कहा है कि भैया देखिए ऐसा है कि हम जो है जितना भी केंद्र सरकार द्वारा, जैसे मैंने कहा कि संचालित ग्रामीण स्कूलों को स्मार्ट कॉलेज से जोड़ने की योजना का प्रस्ताव दे दिया है, प्रपोजल दे दिया है कि भैया हम ये सब काम बहुत अच्छे से कर लेंगे, आप हमको मौका देके देखिए। तो हुनर तो किसी में भी हो सकता है, किसी में से कोई लड़का कोई देश का राष्ट्रपति बन जाए। खैर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। यह योजना ठोस ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क का उपयोग करते हुए एंड टू एंड ई लर्निंग समाधान प्रस्तुत करती है, जो भारतीय रेलवे दूरसंचार संचालन की रीढ़ है। जैसे आपने देखा भी होगा कि रेलवे स्टेशनों पर भी बहुत सारे वाईफाई लगे हुए हैं, आधे घंटे तक आपको फ्री में सर्विसेज दिए जाते हैं, उसके बाद ओटीपी के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर आपके नंबर पे ओटीपी आता है, फिर वो ओटीपी डालेंगे तब आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा आधे घंटे, उसके बाद जो भी आप यूज करते हैं उसका चार्ज आपको पे करना पड़ता है, रेलटेल के जो ने चालू किया है जो। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा। भैया बार बार तार टूटने का टेंशन नहीं लेना है आपको, एकदम मस्ती के साथ एकदम बढ़िया इंटरनेट कनेक्टिविटी रहेगी, और कोई टेंशन नहीं लेना है। बच्चों को एंड टू एंड ई लर्निंग पढ़ाया जाएगा, इंटरनेट से पढ़ाया जाएगा। समाधान ये प्रस्तुत करती है, और भारतीय रेलवे की ये दूरसंचार जो है रीढ़ है, ऑलरेडी उसकी रीढ़ की हड्डी है। ध्यान से देखिएगा इन सब चीजों को। योजना का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में ई लर्निंग के माध्यम से अधिक लाभ प्राप्त करना है। और आप तो देख ही रहे हैं ऑनलाइन का कितना बढ़िया जमाना चल रहा है, हर चीज ऑनलाइन हो चुका है। अब तो सरकारी स्कूलों में भी कहा जा रहा है कि भैया ऑनलाइन सही से तरीके से पढ़ाइए, ये जूम वूम के चक्कर में ज्यादा मत पढ़िए, ऐप बनवाइए, सही से पढ़ाइए।
खास तौर से ऐसे समय में जब महामारी ने शिक्षकों और छात्रों को आभासी प्लेटफॉर्मों का प्रयोग करने तथा शिक्षण कार्य हेतु आईटी समझ इंटरेक्टिव साधनों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। तो सरकार भी तो यही कह रही है ना, जैसे हम लोग ऑनलाइन वाले जितने भी हैं इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो सरकार भी यही कह रही है कि भैया आप लोग भी समय के साथ बदलिए। आप लोग जो सरकारी स्कूलों में जाके जो काम करते हैं, जो गॉसिप आप लोग करते हैं वो करना छोड़िए और सीधे बच्चों को इंटरनेट के थ्रू पढ़ाइए। खैर, समस्याएं बहुत सारी हैं, पता नहीं बच्चे के पास मोबाइल है कि नहीं है, लेकिन खैर मैं उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा। लेकिन जो सरकार के द्वारा कहा जा रहा है मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। सरकार ने कहा है कि हर बच्चे को आप घर से बैठ के पढ़ाइए, कहीं इंटरनेट फैसिलिटीज के साथ अच्छे से पढ़ाइए, बढ़िया से पढ़ाइए, ताकि उस बच्चे को समझ विकसित हो सके। वैसे भी कोरोना महामारी में बेटा कहाँ जाएगा। तो यही सब चीजें हैं कि खास तौर से ऐसे समय में जब महामारी मतलब कोविड-19 में हमारी जो ऑलरेडी झेल ही रहे हैं सभी लोग, शिक्षकों और छात्रों को आभासी प्लेटफॉर्म, वर्चुअल प्लेटफॉर्म का प्रयोग करने, जैसे हम लोग वर्चुअली तरीके से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज ए वर्चुअल प्लेटफॉर्म। हम किसी को कोई नहीं जानता है इसमें, लेकिन पता नहीं हमसे कौन सा बच्चा इस अरुणाचल में प्रदेश में बैठा होगा, पढ़ रहा होगा, असम में बैठा होगा, पढ़ रहा होगा, या जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ कोई लड़का मुझसे पढ़ रहा है। मुझे तो किसी के बारे में नहीं पता है, लेकिन ये एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जो आपको दे रहा है, ये मौका दे रहा है कि आप किसी भी सुदूर एरिया में रहते हैं, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, अगर आपके पास स्मार्टफोन है, तो आप कहीं भी जाने की आपको जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही अपने सारे क्लासेस कर सकते हैं। और सरकार भी इसी के लिए प्रेरित कर रही है कि बेटा ई लर्निंग जल्द से जल्द अपनाइए, स्मार्ट क्लासेस अपनाइए। ये कॉपी और जो किताबों का जो बोझ है उसको थोड़ा हल्का कीजिए, इतना पाठ्यक्रम रखिए कि बच्चा उतना सही तरीके से पढ़ पाए। इतना नहीं कि फालतू की चीजों को सब उसमें दे दीजिए और बच्चा दिन भर उसी में उलझा रह जाए। और अभी तो खेल नीति भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, खेलो इंडिया के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा नहीं, अपने हाल ही में पढ़ाया था ना, रिसेंटली आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में जाके देखिएगा, खेल नीति में भी मैं यही बताया था, खेलो इंडिया जो मैंने कहा था। जो हमारे किरण रिजिजू साहब जो है हमारे खेल मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि बच्चों का शारीरिक विकास होना चाहिए और खेल के माध्यम से करिए आप। खैर, पुरानी कहानी है, खैर मैं वो कहानी नहीं बताऊंगा, बस इस पे ध्यान दीजिएगा, ताकि गांव का जो बच्चा हो, चाहे शहर का बच्चा हो, चाहे आदिवासी क्षेत्र का बच्चा हो, चाहे पहाड़ी एरिया का क्षेत्र का बच्चा हो, अगर उसमें प्रतिभा है, उसमें काम करने का हुनर है, उसमें खेलने का हुनर है, किसी भी फील्ड में अच्छा वो प्रदर्शन करता है, तो उसका जितना भी मान होगा वो केंद्र सरकार उठाएगी और उसको जितना भी स्कॉलरशिप है सारा सरकार के द्वारा दिया भी जाएगा। यही सब चीजें, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो आपको ग्रामीण स्कूल के स्मार्ट क्लासेस प्लस सरकार की जो भी इर्द गिर्द जो भी योजनाएं हैं मैं एक बार रिकॉल करा दिया हूँ। तो आई होप कि जब भी कोई क्वेश्चन आए ऐसी चीजों का, ग्रामीकरण का, ये ग्रामोदय की जो बात आती है, ये गांवों को स्मार्ट करने की जो बात आती है, तो आप कम से कम उसमें ये भी बताइए कि ग्रामीण स्कूलों को स्मार्ट क्लासेस के रूप में कैसे उसको डेवलप किया जाए। आज तक आजादी के इतने सालों बाद क्या जितने भी सरकारी स्कूल हैं भारत में, क्या उसके साथ ऐसा किया गया है? आज भी वर्तमान में उत्तर भारत की स्थिति क्या देख लीजिएगा, खास करके जो बड़े राज्य हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति तो बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी है कि उसकी जितनी तारीफ की जाए बहुत अच्छी है। खैर, समझदार है, आप लोग समझ सकते हैं। और चैलेंज स्वीकार किया गया था, दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने चैलेंज भी इसमें किया था कि आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, आइए हम डिस्कशन कर लेते हैं कि आप अपने स्कूलों में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं और हम अपने स्कूलों में कितना किए हैं। तो खैर, हमारे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री उस डिबेट में नहीं गए, इनकी बहुत अच्छी बात है। इतने बिजी शेड्यूल वाले लोग हैं, जाते ही नहीं है। खैर, तो यही सब चीजें हैं। चलिए, केबल नेटवर्क को रेलवे पटरियों के साथ बिछाया गया है और जहां तक इसकी पहुंच का संबंध है, तो इसे कहीं पर भी भारत के ग्रामीण स्कूलों में पहुंचाया जा सकता है। और इसमें वह दूरस्थ क्षेत्रों में भी शामिल है जहां विश्वसनीय इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो सरकार ने तो वैसे भी कहा था कि 2022 तक हम गाँव को फाइबर से जोड़ेंगे। क्या अभी तक जुड़ा गया है? सरकार ने तो ये भी कहा था कि 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। खैर, एक कोविड-19 बहाना मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2021 चल ही रहा है, देखते हैं कब तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होती है। रेलटेल ने पहले ही केंद्र के राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम के तहत 723 उच्च शिक्षण संस्थानों को इस प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान की है, जिसमें प्रति सेकंड 10 गीगाबाइट तक की ब्रॉडबैंड स्पीड है। तो ये सुविधाएं रेलटेल के द्वारा दी जा रही है। जैसे मैंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पे भी जितने वाईफाई लगे हैं रेलटेल के मैक्सिमम लगे हुए हैं। तो इसी के द्वारा केबल फाइल जो बिछाया जाएगा, रेल पटरियों के साथ बिछाया गया है केबल नेटवर्क को। और जहां तक इसकी पहुंच का संबंध है, तो इसमें इसे कहीं पर भी भारत के ग्रामीण स्कूलों में पहुंचाया जा सकता है। धन्यवाद रेलटेल, तुम कुछ अच्छा कर रहे हो। ठीक है, कोई भी डिस्टेंस दूरस्थ क्षेत्र हो वहां पर भी इस चीजों को पहुंचाया जाएगा। और जब लड़का के पास इंटरनेट होगा, जब मोबाइल होगा, तो पूरी दुनिया तो वैसे ही जान लेगा। तो उसके प्लस पॉइंट भी है, उसके माइनस पॉइंट भी है, दोनों चीजें हैं। अगर आप सही तरीके से यूज करते हैं तो उसका बेनिफिट है, नहीं गलत तरीके से यूज करते हैं तो उसका ड्रॉबैक है। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि कितना यूज करना है, कितना नहीं करना है।
अब तो ये जीवन का पार्ट हो चुका है, आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया का जमाना है। चलिए, तो यही सब चीजें हैं, तो यही सब है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसका असर स्कूलों में नामांकित होने वाले उन लगभग 3.5 लाख छात्रों पर पड़ेगा जो स्कूल मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में मेधावी छात्र हेतु केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। मैंने कहा कि जितना भी दूरस्थ एरिया हो, चाहे पहाड़ी या चाहे उत्तराखंड का कोई पहाड़ी एरिया ले लीजिए आप, जो चीन के बॉर्डर से सटा हुआ है, क्या उन बच्चों को मूलभूत सुविधाएं वहां पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये जिम्मेदारी सरकार की थी। तो यही सब चीजें हैं, वहां पे कनेक्टिविटी मिलेगी, बच्चा पढ़ेगा, किसी भी समस्या से वो ग्रसित नहीं होगा, कहीं आने जाने में उसको समस्या नहीं होगी, आराम से घर बैठ के अपनी पढ़ाई को कर सकेगा। यही सब चीजें, बस एग्जाम्पल मैंने दिया उत्तराखंड का, बस, और कुछ नहीं दिया, क्योंकि पहाड़ी एरिया है यार, तो इतना तो देना ही पड़ेगा। रेलटेल के बारे में बात कर लेते हैं। रेलटेल क्या है? रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक मिनी रतन श्रेणी वन सार्वजनिक उपक्रम है, ठीक है। यह एक आईसीटी यानी सूचना और संचार प्रदाता है, प्रोवाइडर है, तथा देश के सबसे बड़े न्यूट्रल दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं में से एक है। और रेलटेल के पास पूरे भारत में रेलवे ट्रैक के साथ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है। तो ये है अपना रेलटेल। तो ये उद्धार भी कर रहा है, सरकार को प्रपोजल दे चुका है कि आप टेंशन मत लीजिए, हम सब संभाल लेंगे, बस आप जितना है आप पेमेंट रिलीज कीजिए, हम अपना काम करते रहेंगे। तो धन्यवाद रेलटेल का कि चलिए ये सब इसका बीड़ा बीड़ा उठाया है इसने, और होना भी चाहिए, आज नहीं कल तो होना ही है, क्योंकि हम विकासशील देश है और उभरता हुआ अर्थव्यवस्था है। खैर इस समय मैं क्या बोलूं, ना बोले जाए तो अच्छा है। देखिए गांव के बच्चे कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, देख रहे होंगे आप, देख रहे हैं यहाँ पे मैडम जी प्रोजेक्टर से पढ़ा रही हैं, स्मार्ट क्लास पढ़ाया जा रहा है, एक फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं। रेलटेल का ओएफसी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भारत के सभी महत्वपूर्ण शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करता है, और मजबूत राष्ट्रव्यापी उपस्थिति के साथ रेलटेल अत्याधुनिक तकनीकी लाने और भारतीय दूरसंचार हेतु नवीन सेवाओं का पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध भी है। तो समय के साथ अपने आप को वो बदल भी रहा है। रेलटेल रेल संचालन और प्रशासन नेटवर्क प्रणाली के आधुनिकीकरण के अलावा देश के सभी भागों में राष्ट्रव्यापी ब्रॉडबैंड दूरसंचार और मल्टीमीडिया नेटवर्क प्रदान करने में भी सबसे आगे रहा है। तो ये है पूरा का पूरा कहानी रेलटेल का। तो खैर हमको तो स्मार्ट क्लास से मतलब था, लेकिन इसके इर्द गिर्द की जो भी चीजें थी मैंने आप लोगों को पूरे अच्छे से तरीके से बता दिया है। अगर किसी को और नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, फिर हम लोग आगे मुद्दे पे बात करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? तो वही सब चीजें हैं कि इससे भारत सरकार की विभिन्न मिशन मोड परियोजनाओं जैसे राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, भारत नेट जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका था, उत्तर पूर्व भारत नॉर्थ ईस्ट भारत में यूएस ऑफ मतलब यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा वित्त पोषित ऑप्टिकल फाइबर आधारित कनेक्टिविटी परियोजना के कारण हेतु चुना गया है। तो इसको आप लोग आराम से देख लीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया भी होगा, और इतना तो आप लोग जानते भी होंगे कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज कैसे किया जाता है। नहीं किया जाता है तो एक बार लगवा के देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए, अगला है उत्तराखंड के वनों को जीवित इकाई घोषित करने की मांग, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो है उसकी राजधानी क्या है, थोड़ा बताइए आप लोग। उत्तराखंड की वर्तमान में राजधानी, वर्तमान में क्या राजधानी तो एक ही है, बताइए उत्तराखंड की राजधानी क्या है? और उत्तराखंड के समय वर्तमान में सीएम कौन है, और उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कोई है महारथी जो बता सके मुझे? जितने भी स्टूडेंट जुड़े हो, तो जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, चाहे प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में पढ़ाया गया हो, चाहे स्मार्ट क्लासेस के बारे में बताया गया हो, चाहे जो हमारी तेलंगाना की पहली महिला न्यायाधीश बनी है उनके बारे में बताया गया हो, तो इसको आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे, एक से अनेक क्वेश्चंस, इसके सब टॉपिक भी पढ़िएगा कि रेलटेल क्या है, उसने क्या बीड़ा उठाया है, क्या सरकार को प्रपोजल दिया है, स्मार्ट क्लासेज होंगे तो क्या होगा, इसके पहले क्या स्थिति थी, कैसे इसको पूरा किया जाएगा, कितने इसमें प्रोजेक्ट होंगे, या रेलवे के साथ साथ कैसे वो डेवलप करेगा। तो ये जितनी भी चीजें हैं आपको मैंने बता दिया, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो उत्तराखंड, तो पहले ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। सन 2000 में 3 राज्यों को अलग किया गया था, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हुआ अलग, आपका मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, और आपके बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम कौन है, और उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, और उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो बताइए आप लोग। पहाड़ों की रानी मसूरी भी वहीं पर है, लोग घूमने जाते हैं, नैनीताल, मसूरी, जिम कार्बेट, भारत का पहला, सब वहीं पे उत्तराखंड में ही है। पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था वो, यहाँ तक कि हरिद्वार, ऋषिकेश सब उत्तराखंड में ही आते हैं। बताइए आप सभी के सभी। उत्तराखंड बड़ी अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, हसीन वादियां है वहां पे।
घूमने के लिए बहुत टूरिस्ट मैक्सिमम जाते हैं। टूरिज्म रेवेन्यू जनरेट करने का सबसे बड़ा माध्यम है वहाँ पे। बड़ी बड़ी कंपनियां तो खैर मैं नहीं कहूंगा कि वहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन हाँ, टूरिज्म सबसे रेवेन्यू जनरेट करने का है वहाँ पे, कि टूरिज्म सबसे पहला ऑप्शन है लोगों के पास। ये जो ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। तो उत्तराखंड बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है। आप लोग घूमिए, और सभी लोग घूमे ही होंगे। ठीक है, मसूरी, नैनीताल, खैर तो यही सब चीजें हम लोग देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के वनों को जीवित इकाई घोषित करने वाली मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट आजकल बहुत कुछ स्वीकार कर रहा है। अभी मैंने आपको रिसेंटली कुछ पढ़ाया भी था कल। कोई बता सकता है कल मैंने क्या पढ़ाया था? कल कुछ पढ़ाया था कि नया संसद भवन बनेगा, उसको क्या नाम दिया जाएगा? कोई विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताया था आप लोगों को, कि कहा गया था कि जो संसद भवन जो हमारा है, वो संसद भवन जो है अभी बहुत सारी चीजों को पूरा नहीं कर पा रहा है, वो अंग्रेजों के समय का बना हुआ है। कल पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, क्या नाम दिया गया है? सेंट्रल विस्टा। चलिए आप लोग बताइएगा, कल ही पढ़ाया गया है। जो लोग ना पढ़े हो जाके एक बार प्रीवियस वीडियो, जितने भी वीडियो पढ़े हैं उसको देखिए आप लोग। क्योंकि कई चीजें मैं बार बार कहता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई चीजें की जा रही हैं, उस पे भी याचिका डाली गई थी। उसपे भी कहा गया था कि भैया ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो उसका कारण दिया गया था कि हमारे सांसदों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वो पूरा नहीं कर पा रहा है, और जाहिर सी बात है संसद पर अटैक भी हो चुका था। उनका ये भी कहना था कि भाई भूकंप की दृष्टि से ये सही नहीं है, संसद का जो बना हुआ हमारा ऑलरेडी जो पार्लियामेंट जो हमारा है, और अंग्रेजों के समय का यह बना हुआ है, तो कुछ हमें नया ऐतिहासिक करना है, कुछ तूफानी करना ही है। और मोदी है तो मुमकिन है, ये भी उन्होंने कहा। खैर ये नहीं कहा उन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले याचिका आई थी, उसको खारिज कर दिया और कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं, आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अभी रिसेंटली पढ़ाया था आप लोग को। तो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि अमेरिका में 25 साल के बाद, आजादी के 25 साल बाद, वहां पे उन्होंने अपना नया बनाया था। उसका भी नाम मैंने आप लोग को बताया था। तो ये चीजों वीडियो को देखा करो बेटा, और चैनल को लाइक भी किया करो, कमेंट भी अच्छे से दिया करो। ठीक है, अनअकैडमी पे जैसा के नाम से टेलीग्राम का लिंक है, उसको फॉलो करते रहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि उत्तराखंड के वनों को जीवित इकाई घोषित करने वाली मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया, और चिपको आंदोलन एक हुआ था। कोई बता सकता है कि ये चिपको आंदोलन कहाँ पर हुआ था? जब जो महिलाएं थी वो पेड़ कट कट रहा था, तो जाके पेड़ों से चिपक जाते थे, इसलिए उसका नाम चिपको आंदोलन। कोई बता सकता है ये चिपको आंदोलन कहाँ पर हुआ था? पेड़ों से चिपक जाते थे कि आओ काट के दिखाओ अब। तो ये एक आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन। कोई नाम बता सकता है कहाँ पर हुआ था वो चिपको आंदोलन? क्या? उत्तराखंड के जंगलों को नष्ट होने से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, और इस याचिका में यह मांग की गई है कि कुछ अधिकारों के साथ वनों को जीवित इकाई घोषित किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने मान भी लिया है, और याचिका को स्वीकार भी कर लिया है कि भैया देखो ऐसा है कि हम पेड़ों को नष्ट नहीं होने देंगे। और जितने भी हमारे जंगल हैं, जैसे मैंने कहा कि वहां रेवेन्यू जनरेट करने का सबसे पहला साधन वहां पे है टूरिज्म। पर्यटक क्यों जाएगा घूमने, पहले तो ये बताओ। भाई वहां पे अगर हसीन वादियों में जाएगा तो जाहिर सी बात है घूमने ही तो जाएगा। तो जाएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा वहां पे? तो यही सब चीजें हैं। तो कुछ अधिकारों के साथ वनों को जीवित इकाई घोषित किया जाए, तो ये ऐसा कुछ याचिका दायर की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को मान लिया है, स्वीकार कर लिया है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तराखंड के वनों को अब जीवित इकाई घोषित करने वाली जो मांग थी उसको मान लिया है, स्वीकार कर लिया है। और उत्तराखंड के वन जो है अब जीवित इकाई के रूप में जाने जाएंगे। तो यही सब चीजें हैं, ये इसकी पूरी कहानी है। और कहानी है तो आगे बढ़ते हैं फिर, और देखते हैं क्या है। तो ये उत्तराखंड के वनों को देख लीजिए, बड़ा खूबसूरत नजारा है। मसूरी जो लोग गए हैं जाके एक बार देखिएगा, बहुत अच्छी जगह है। कैंपटी फॉल है वहां पे, बहुत सी चीजें हैं। खैर आप लोग जाएंगे, सब बता दूंगा तो रह क्या जाएगा। ठीक है, चलिए घूमकर भी पता करिएगा इस चीजों को। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बताया है कि 2001 से अब तक उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने के कारण लगभग 44,000 हेक्टेयर क्षेत्र के जंगल खत्म हो चुके हैं। क्योंकि सन 2000 में बना भी था, अटल जी की सरकार थी उस समय। 3 राज्यों को, जैसे मैंने कहा कि यूपी से उत्तराखंड हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हुआ, और बिहार से झारखंड हुआ। तो जब सन 2000 में तीनों राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, अलग किया गया था, पृथक किया गया था। और 2001 से जो याचिका डाली गई उसमें यह कहा गया है कि सर 2001 से लेकर अभी तक उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने के कारण लगभग 44,000 हेक्टेयर क्षेत्र के जंगल समाप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। जंगलों में आग लगने की घटनाओं के पीछे जो हमारे भू माफिया है, क्योंकि ये तो हर जगह रहते हैं, और लकड़ी माफिया की भूमिका रहती है।
तो जंगलों को काटते रहते हैं वो, उनको तो पैसा रेवेन्यू कमाना है, उनकी तो आत्मा वैसे ही खत्म है। तो जितने भी भूमाफिया हैं उनके द्वारा ये सब काम किया जा रहा है, और लकड़ी माफिया की भूमिका रहती है। और उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटना आप लोग न्यूज़पेपर में भी पढ़े होंगे। उनका ये तर्क दिया गया था याचिका में कि सर इसको प्लीज आप लोग बचाइए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी। तो जैसे उन्होंने कहा है कि 2001 से लेके अभी तक 44,000 हेक्टेयर क्षेत्र के जंगल जो है वो समाप्त हो चुके हैं, और इसके पीछे जो बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है, भूमाफिया है, लकड़ी माफिया, ये भी एक माफिया होते हैं, सोचो। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाओं की जांच करवाई जाए। तो करवाई जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और यही सब चीजें हैं कि दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं बोबडे साहब, उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तराखंड के वनों को जीवित इकाई घोषित करने की मांग वाली सुनवाई करने का निर्णय लिया है। और निर्णय करने के बाद तो डिसाइड भी कर दिया कि चलो भाई ठीक है, मैं मान लेता हूँ। और याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन जीने के अधिकार को और भी अधिक विस्तारित करना चाहिए। ये भी कह दिया गया साथ ही साथ कि भैया जो जीवन जीने का अधिकार है, अनुच्छेद 21 जो कहता है, उसको और अधिक विस्तारित करना चाहिए। और इसे पशु पक्षियों से ही जंगलों पर भी लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि जंगल में रहता कौन है? जंगल में शेर रहता है, हाँ? पशु पक्षी रहते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा याचिकाकर्ता ने कि इसे पशु पक्षियों सहित जंगलों पर भी लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि पशु पक्षियों का जीवन बचाने के लिए जंगल बचाना बेहद जरूरी है। और जब जंगल नहीं बचेगा तो फिर क्या होगा? यही होगा जो हो रहा है। मैंने कहा ना कि चिपको आंदोलन जो हुआ था, वहां पे उस समय महिलाएं जो थी वो पेड़ों से चिपक जाती थी। आओ काट के दिखाओ पहले। तो जितनी भी कुर्बानियां दी है, महिलाओं ने सबसे ज्यादा दिया है। आप कोई भी इतिहास उठा के देखिए। तो यही सब चीजें हैं। ऐसे में जंगलों को कुछ अधिकारों के साथ जीवित इकाई का दर्जा दिया जाना चाहिए, कि भाई जंगल बचेंगे तो जानवर भी हमारे बचेंगे। आग लग जाएगी, जानवर कहाँ तक दौड़ेंगे? जानवरों का भी तो समस्या हो जाएगी। तो ये भी चीजें हैं। और जैसे मैंने कहा कि 2001 से लेके अभी तक 44,000 एकड़ जो हेक्टेयर, जो मैंने कहा आपसे कि 44,000 हेक्टेयर जिस क्षेत्र के जंगल है वो समाप्त हो चुके हैं। इनमें बहुत बड़ा भू माफियों का हाथ है, लकड़ी माफियों का हाथ है। और जब जंगल बचेंगे तभी तो हमारे जानवर बचेंगे, क्योंकि उनको भी जीने का अधिकार है। और अनुच्छेद 21 आपका यही कहता है कि प्रदत्त जीवन जीने का अधिकार है, उसको और ज्यादा विस्तारित करिए, जरूरत है उन चीजों की। और जैसे मैंने कहा कि इसे पशु पक्षियों सहित जंगलों पर भी लागू किया जाना चाहिए, कि भैया जंगल बचेंगे तो पशु पक्षी अपने आप बच जाएंगे। अगर कहीं आग लग जाएगी तो जानवर कहाँ दौड़ेगा? कहाँ तक दौड़ेगा? फिर आ जाएगा मार्केट में, दिक्कत हो जाएगी अगर शेर आ गया मार्केट में तो। क्योंकि पशु पक्षियों का जीवन बचाने के लिए जंगल बचाना बेहद जरूरी है। ऐसे में जंगलों को कुछ अधिकारों के साथ जीवित इकाई का दर्जा दिया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो आई होप कि होना भी चाहिए, और हुआ भी है। क्या होता है जीवित इकाई का दर्जा और इसे क्या है मायने, थोड़ा सा ये सब जान लीजिए। कि भारत में न्यायालयों के द्वारा मंदिरों के देवताओं, धार्मिक ग्रंथों, कॉर्पोरेशन इत्यादि को वैधानिक व्यक्ति का दर्जा दिया जा चुका है। लेकिन सबसे पहले किसी प्राकृतिक तंत्र को जीवित इकाई या वैधानिक व्यक्ति के रूप में मान्यता उत्तराखंड उच्च न्यायालय के द्वारा 2017 में गंगा और यमुना नदी को दिया गया था। और उस समय खूब पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि बताओ जीवित इकाई का दर्जा किसको दिया गया है? 2017 में जब ये हुआ था, गंगा और यमुना नदी को जीवित इकाई का दर्जा दिया गया था, जीवित इकाई या वैधानिक व्यक्ति के रूप में। तो क्वेश्चन खूब पूछा गया था उस साल। तो ये सब चीजें इसको ध्यान से देखिएगा, 2017 की घटना है। और मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो कुछ भी हो सकता है। किसी इकाई या प्राकृतिक घटक को जीवित इकाई का दर्जा देने से तात्पर्य है कि वह इकाई या प्राकृतिक घटक भारतीय संविधान, कानून या न्यायिक निर्णय द्वारा प्रदत्त अधिकारों, कर्तव्य और दायित्व के निर्वहन हेतु योग्य हो जाता है। तो जब हो जाता है तो इसको अधिकार मिला है, जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है। और सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया देखो, अब हम उत्तराखंड के जितने भी वन हैं उनको जीवित इकाई का दर्जा दे देते हैं। और वैसे भी 2017 में हमने बहुत बड़ा काम किया ही था। वहीं के उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने कहा था कि गंगा और यमुना जो दो नदियां हैं हमारी, उन नदियों को हम जीवित इकाई या वैधानिक व्यक्ति के रूप में मान्यता देते भी है। तो ये भी एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया था उत्तराखंड ने। ये भी चीजों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि क्या यूज होंगे। अगर जीवित इकाई का दर्जा दिया जा रहा है, उसके क्या मायने हैं, अगर उससे क्या बेनिफिट मिल जाएगा आपको। तो बेनिफिट यही मिलेगा जो मैंने बताया आप लोग को। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। मुझे उम्मीद है, देखिए जंगल जंगल देखिए, तो जंगलों में जानवर रहते हैं, जंगलों में शेर रहता है, जंगलों में सब रहते हैं। अगर जंगल ही जल जाएंगे तो फिर बचेगा क्या? फिर उन जानवरों का क्या होगा? तो याचिकाकर्ता ने पूरा लंबा चौड़ा अपना याचिका दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, बिल्कुल तुम सत्य बोल रहे हो, बिल्कुल एक्शन लेंगे। वैसे भी तुम्हारे उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने तो पहले ही दे दिया, उसने तो गंगा और यमुना दो नदियों को ही जो आपके जीवित इकाई या वैधानिक व्यक्ति के रूप में दर्जा दे दिया है। यही सब चीजें हैं, इसको आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा।
और भी देखिए, इसे आसान भाषा में समझे तो किसी भी इकाई या प्राकृतिक घटक को जीवित व्यक्ति का दर्जा देने से मतलब है कि कानून में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उसके अधिकारों को संरक्षित करना और उन्हें नुकसान और नष्ट किए जाने से बचाना। अब भाई दर्जा दे ही दिया गया, अगर कुछ होगा तो फिर लड़ाई लड़ी जाएगी, जैसे इंसानों के साथ होती है वैसे उनके साथ होगी लड़ाई, जैसे लड़ते हैं, तो उसको संरक्षित किया जाएगा और नुकसान होने से उसको बचाया जाएगा, इसकी गारंटी दी जाएगी। यदि जीवित व्यक्ति इकाई के अधिकारों को न्यून करने या नुकसान पहुंचाया जाता है तो यह जीवित व्यक्ति को अदालतों में सुनवाई हेतु सक्षम बनाता है। इसलिए बच के रहिएगा जो भूमाफिया लोग आप लोग हैं, बहुत भूमाफियागिरी हो गई है आप लोग, अब बच के रहिए। जीवित व्यक्ति इकाई का दर्जा पाई इकाइयों के अधिकारों की देखरेख सरकार, प्रशासन, न्यायिक निर्णय के द्वारा नियुक्त सर्वेक्षकों के द्वारा की जाती है। तो इसलिए बोलिए अब इस तरह मानिए आप लोग और निकल जाइए, बहुत हो गया बदमाशी। तो ये फायदे होते हैं किसी चीज को देने के। और किसी को भी जीवित इकाई का दर्जा देने पर राज्य प्रशासन नागरिकों और राष्ट्र के प्रति संपूर्ण जिम्मेदारी का बोध कराता है और इसको दिया भी गया है। जैसे मैंने कहा कि निर्णय 2017 में पहले हो ही चुका है कि गंगा और यमुना नदियों को जीवित इकाई का दर्जा ऑलरेडी पहले दिया चुका है, वो भी उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने ही दिया था। और इसके लिए नमामि गंगे योजना के निदेशक, राज्य के मुख्य सचिव और एडवोकेट जनरल को दोनों नदियों का कानूनी संरक्षक बनाया गया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हाईकोर्ट के उक्त निर्णय पर रोक लगा दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, स्टार्ट तो किया था ना उत्तराखंड ने, कोई दिक्कत नहीं है, आप रोक लगा दीजिए फिर चालू हो जाएगा। तो यही सब चीजें हैं, इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि कब ये घटना घटित थी और जीवित इकाई का दर्जा देने से क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके बाद देखिए, उत्तराखंड हाईकोर्ट राज्य ने हवा, पानी और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को विधिक इकाई का दर्जा दिया था। तो उत्तराखंड तो वैसे ही अच्छी जगह है। और विधिक इकाई का दर्जा देते हुए उन्हें मनुष्य की तरह अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारियां देते हुए उत्तराखंड के लोगों को उनका संरक्षक घोषित किया था कि भाई साहब आप लोग का है, आप लोग इसको बचा के रखिएगा, क्योंकि ये रहेगा तभी लोग यहाँ पे आएंगे भी घूमने। अगर यहीं पे सब ये सब चीजें होंगी तो फिर घूमने कौन आएगा, फिर पैसा कहाँ से आएगा आप लोग के पास, कौन सी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी हम वहां पे लगा दी है। तो यही सब चीजें हैं, इतने दुर्गम दुर्गम पहाड़ी एरिया है वहां पे। मैंने कहा कि टूरिज्म सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है टूरिज्म वहां पे, तो यही सब है। बाकी बाबा जी का वो तो है ही। कहाँ पर है, हरिद्वार, कौन से बाबा जी, दंतकांति वाले। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देकर कहा था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा करते समय जीवन की रक्षा की बात करता है और जीवन की रक्षा का यह अधिकार जीवों पर भी लागू होता है, ये सब कहा गया था। तो इसको आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी। तो एक ही चीज को मैं बार बार कितनी बार रिपीट करूं, और वही सब है अनुच्छेद 21 क्या है देख लीजिए कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यही अनुच्छेद 21 है, ये कहता भी है, प्रदान करता है। और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि मतलब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा अनुच्छेद 21 यही कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हमको अधिकार देता है, संरक्षण देता है, संरक्षण प्रदान करता है। और जैसे मैंने कहा कि इसमें ये भी कहा कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई मामलों के द्वारा अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की है और इसमें कई अधिकारों को शामिल करके इसे व्यापक बनाया है, जैसे जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध का अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार आदि है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ सूक्ष्म व्याख्या भी की है, जैसे जितने भी अधिकार आपको बताए इस अधिकार को भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को चीजें समझ में आएगी। और क्या होती है वनाग्नि, अरे भाई जान वही सब चीजें हैं, बस देख लीजिए, वनों में आग लगने को वनाग्नि कहते हैं, ये भी हिंदी में पूछता है। उस दुर्घटना को कहते हैं जब किसी प्राकृतिक या मानवीय कारण से किसी वन के एक भाग में या पूरे भाग में वन में आग लग जाती है, उसी को वनाग्नि कहते हैं। वन में आग मतलब वनाग्नि। और वन की उस वनस्पति और जैव विविधता खतरे में पड़ जाती है, उसी को वनाग्नि कहते हैं। और जंगलों में इस तरह की आग की स्थिति तब पैदा होती है जब वनस्पतियां और मिट्टी सूख जाते हैं और आर्द्रता भी बहुत कम हो जाती है। और इसके अलावा जंगलों में ये आग प्राकृतिक कारणों जैसे आकाशीय बिजली गिरने से या प्राकृतिक रूप से वन में उत्पन्न घर्षण से लग सकती है। और जंगलों में आग बहुत लगी है, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी देखा था, 1 साल 1.5 साल पहले की घटना है, बहुत मीडिया में छाया भी था, यही होती है वनाग्नि। तो मुझे उम्मीद है कि चीजें समझ में आप लोग आई होंगी, यही सब चीजें हैं, वनाग्नि देख लीजिए। साथ ही जंगलों में लगने वाली ये आग मानव निर्मित भी हो सकती है, जैसे मैंने कहा कि भूमाफिया भी है सब, वो भी ये काम करते रहते हैं।
जिसमें किसी की लापरवाही से सूखे वन में सुलगती हुई सिगरेट या माचिस की तिली फेंक देने से जैसे कृत्य शामिल है। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो खुरापात करने में आगे रहते हैं। जानकारों का कहना है कि जंगलों में लगने वाली आग जंगल में मौजूद सूखे झाड़ फूस अथवा हवा के प्रभाव से तेजी से फैलती है। और वर्तमान में ऐसा देखने में आ रहा है कि वन माफिया वनों का विभिन्न तरीकों से दोहन करने हेतु वनाग्नि को प्रोत्साहित करता रहता है। खुरापाती लोग तो हर जगह रहते हैं। और ऐसा आरोप हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की दाखिल एक जनहित याचिका में भी लगाया गया है और उसमें कहा भी गया कि भैया जो लोग बदमाशी जो कर रहे हैं ना, उनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जब जंगल बचेगा तभी हमारे जितने भी जानवर हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। तो यही सब चीजें हैं, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी एक और टॉपिक है, भारतीय मौसम विज्ञान ने 2020 के दौरान भारत की जलवायु पर व्यक्त किए जारी किया है। इसके बारे में कहिए तो मैं पढ़ा दूं, नहीं तो टॉपिक को यहीं पे एंड कर देता हूँ। जैसा आप लोग कहें, तो ये था उत्तराखंड के जंगलों को दर्जा दिया गया है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? चलिए अगला एक टॉपिक है, ये भी खत्म कर ही देते हैं कि भारतीय मौसम विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 2020 के दौरान भारत की जलवायु पर व्यक्त जारी किया है, व्यक्ता जारी की है। क्या है, थोड़ा सा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यही है कि उसने कहा है कि 1901 के बाद से 2020 आठवां सबसे अधिक गर्म वर्ष था। अब ऐसे भी 2020 के बारे में क्या कहना, पूरे लोग झेल ही चुके हैं 2020 को, कोरोना महामारी कोविड-19। तो ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, भारतीय मौसम विभाग है, कई बार इसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। ये कई सारे अलर्ट भी जारी करता है, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, ग्रीन अलर्ट, ये सारे अलर्ट जारी करता है। और इसका मुख्यालय जो है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कहाँ पर है, कई बार पढ़ा चुका हूँ। तो उसने कहा है कि देखिए सर, ऐसा है कि 1901 के बाद 2020 का जो साल है वो सबसे अधिक गर्म वर्ष था। बड़ी अच्छी बात है, वैसे भी लोग घर में छिपे हुए थे। और 1901 के बाद से 15 सबसे गर्म वर्षों में 12 वर्ष 2006 और 2020 के बीच थे। ये भी एक देखिए इत्तेफाक। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान बारिश सामान्य से अधिक हुई और इस दीर्घकालिक औसत 109% था 1961 और 2010 की जनगणना के अनुसार। तो यही सब चीजें, इसको बस पढ़ लीजिएगा आप लोग, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो इसको देख लीजिएगा कि 2006 और 2020 के बीच में, ये बीच का जो 12 साल का जो बीच में जगह जगह 12 साल का जो वो है, वैसे तो 6 और 20 के बीच में 14 साल होते हैं, लेकिन बीच के जो 12 वर्ष थे सबसे गर्म थे 15 वर्षों में से। 6 और 20 के बीच के 15 वर्षों में से जो मैं बात करूं, तो 12 वर्ष बड़े ही दुखी थे, बहुत ही गर्म थे, बहुत ही हॉट थे। और जैसे मैंने कहा कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान बारिश जो है सामान्य से अधिक हो गई और इसका दीर्घकालिक औसत था 109%। ये भी आप लोग देख लीजिएगा। तो भारतीय मौसम विज्ञान इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसको देख लीजिएगा। पिछला दशक रिकॉर्ड पर सबसे गर्म दशक था। उत्तर प्रदेश और बिहार प्रतिकूल मौसम के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुए और इन दो राज्यों में आंधी तूफान से 350 से अधिक मौतें हुई। और आंधी तूफान और आसमानी बिजली के कारण जो बिजली गिरती है आसमानी, 2020 में 815 मौतें दर्ज की गई। और 2020 में भारत में औसत भूमि सतह का तापमान सामान्य से 29 डिग्री सेल्सियस अधिक था। तो ये सारा रिकॉर्ड जो है 2020 के नाम है, तो इसको भी आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इतना डीप नहीं पढ़िएगा, बस जान लो यार क्या होगा। और वैसे भी आपको पता है कि 2020 के दौरान तो वही महामारी तो सबसे बड़ी वाली थी, उसके साथ साथ देखिए उत्तर हिंद महासागर में 5 चक्रवात बने थे। वे सुपर साइक्लोनिक स्मार्ट अम्फान थे, स्मार्ट बुरेवी था, निसर्ग था, निवार और गति थे। ये ऑलरेडी सब पढ़ा चुका हूँ, निसर्ग सब पढ़ा चुका हूँ, निवार भी पढ़ा चुका हूँ, निसर्ग भी पढ़ा चुका हूँ, गति भी पढ़ा चुका हूँ, बुरेवी भी पढ़ा चुका हूँ, अम्फान भी पढ़ा चुका हूँ। इस सारे चक्रवात जितने भी आए थे, उन सारे चक्रवातों के बारे में पढ़ा चुका हूँ, कहाँ पर आए थे, चक्रवात कैसे बनते हैं, चक्रवात आने से क्या होता है, और चक्रवातों का नामकरण कैसे किया जा सकता है, सब पढ़ा चुका हूँ। जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। और इन चक्रवातों में से निसर्ग और गति अरब सागर के ऊपर और शेष बंगाल की खाड़ी में बने थे। यानी कि 5 जो चक्रवात थे, उन 5 में से 2 ही ऐसे थे जो अरब सागर के ऊपर थे, जिसमें निसर्ग और गति था, और बाकी सब बंगाल की खाड़ी में बने थे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बारे में जान लीजिए कि किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो कहाँ पर है, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, नागपुर और गुवाहाटी में है। तो इसको भी आप लोग जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं।
तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और थोड़ा कमेंट करके हमको बताइए कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में वर्तमान में मंत्री जी कौन है? कौन है केंद्रीय मंत्री जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है? मतलब वही सब सर्वे सर्वा है मंत्री जी। कोई है महारथी जो बता सके मुझे? और जैसे मैंने कहा कि इसके क्षेत्रीय जो कार्यालय हैं वो है कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, नागपुर और गुवाहाटी में। इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो ये भी 6 है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये सब चीजें देखिए आप लोग। और भी देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मलक्का जल मरुस्थल, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, फारसी खाड़ी सहित उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र की मॉनिटरिंग करता है और यह मुख्य रूप से चक्रवात के निर्माण की निगरानी करता है और इन क्षेत्रों के लिए चेतावनी जारी भी करता है। तो इसका काम है, ये करता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और इसके द्वारा कई सारे अलर्ट भी जारी किए जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, ग्रीन अलर्ट है, बहुत सारे अलर्ट्स हैं। इसको सब पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, इसके द्वारा जारी किए जाते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 6, जैसे मैंने कहा कि 6 जो है इसके और क्षेत्रीय कार्यालय है, जिसमें कोलकाता है, नई दिल्ली है, चेन्नई है, गुवाहाटी है, नागपुर है, मुंबई है। तो ये सब चीजों को भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास की आज कहानी यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। जितना भी पढ़ाया गया है आप लोग को उसका रिवीजन भी करना बहुत जरूरी है। और जो लोग, जैसे मैंने कहा कि प्रीवियस जो मैंने वीडियो देखे हैं, नहीं देखा है, जरूर जाके पहले प्रीवियस वीडियो देख लें, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में कई सारी ऐसी कहानियां मैं बता चुका हूँ, ऐसे बारे टॉपिक पर डिस्कशन कर चुका हूँ जो आने वाले समय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चाहे वो 21 का प्रीलिम्स आप देते हो या 22 का दे रहे हो या 23 में जब आप दें, आपके लिए ये चीजें रामबाण साबित होंगी। क्योंकि उत्तराखंड के जीवित इकाई घोषित किया गया है, या उत्तराखंड के द्वारा मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया है, और उत्तराखंड के जैसे द्वारा जैसे 2017 में जो निर्णय आया था, जिसे मैंने कहा गंगा और यमुना नदियों को जीवित इकाई घोषित किया गया था। तो जितने भी चीजें हैं वो 22 ने, 24 ने, 26 ने एक एक समाज में उन्होंने मतलब सबके सामने रिप्रेजेंट करके बता दिया, उसका डिसीजन आ गया, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी पेपर आपके। तो ये सब चीजों को आप लोग आराम से देखिएगा। ये टेलीग्राम का बेटा लिंक है, टेलीग्राम का लिंक मैं दे नहीं पाया, और चलो कोई नहीं। इसमें देखिए t.me अनअकैडमी, UNA अनअकैडमी। ठीक है, और प्रिंस जायसवाल के नाम से टेलीग्राम का मेरा लिंक है। देखो ये टेलीग्राम का लिंक मैं यही दिखा दे रहा हूँ, देखो अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है, मेरे नाम के आगे अनअकैडमी लगा लीजिएगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। उसपे क्लास की टाइमिंग, डेट, PDF सब कुछ मिल जाएगा। और ये PJ01 कोड है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% बचा भी सकते हैं। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं 10% डिस्काउंट हो जाएगा आपका। और एक चीज और मैं कह रहा था कि इस संडे को आपका कॉम्बो भी होगा, मतलब वो जो पेपर होता है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, ठीक है, तो वो भी होगा। ये भी ध्यान दीजिएगा, टेस्ट इस बार भी होगा इस संडे को शायद, हाँ 3 तारीख को, हाँ इस बार संभवतः होगा। ठीक है, इस संडे को होगा 17 तारीख को। ठीक है, और अकेडमी का जो कॉम्बो चलाया जा रहा है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, तो उसको आप लोग जरूर देखते रहिए। संडे को होगा, 11 बजे दिन में होगा। और ये चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट अच्छे सुझाव भी दिया कीजिए। अगर कुछ लगता है कि हाँ कुछ बचा हुआ है जो आपको नहीं बताया, क्योंकि मैं तो पूरा एक्सप्लेन तो कर ही देता हूँ, जितना मुझे एक्सप्लेन करना है वो सारा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। अगर आप लोग को लगता है कि उसमें भी कोई कमी हो या कुछ कहना हो आप लोग को, तो मेरे टेलीग्राम पे भी कह सकते हैं। बाकी अगर कुछ कमेंट करना है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। आई होप कि, मैं चाहता हूँ कि जो भी चीजें कीजिए एनालिसिस पूरा अच्छे से करिए, ताकि अगर कोई पेपर में आते हैं कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे प्री का हो, मेंस का हो, इंटरव्यू का हो, इतना सक्षम हो कि 10 शब्द, 20 शब्द, 50 शब्द, 100 शब्द बोल सके उसके बारे में। ठीक है, जितना पढ़ाता हूँ वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन बीच में जिनमें जो क्वेश्चंस भी मैं पूछता हूँ या क्वेश्चन जो एनालिसिस करके बताता हूँ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी जरूर आप लोग ध्यान दीजिए। तो चलिए कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यूट्यूब पर जो मैंने कहा कि 3 बजे क्लास पर डे करंट अफेयर का चलता रहेगा, आने वाले समय में मैराथन सेशन भी लेके आऊंगा, मैराथन भी चलेगा। और हमने कहा कि मैराथन भी चलेगा, स्ट्रेटजी पे भी मैं बात करूंगा, तो बहुत सी चीजें अभी होंगी इस महीने आप लोग। ठीक है, और 11 बजे दिन में, जैसे मैंने कहा कि 11 AM को अनअकैडमी के ऐप पे मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने 2 लेक्चर ले चुका हूँ। आगे के जितने भी लेक्चर हैं मैं लूंगा, तो आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। इसलिए कमर कस लीजिए, समय कम बचा है, काम बहुत ज्यादा है। 2021 का पेपर हो, 22 का हो, 23 का हो, जब भी देना हो लग जाइए अभी से, और जी तोड़ मेहनत कीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को हम यहीं पर ऑफ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स ऑफ ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।